डेटा को विजुलाइज करना ताकि उसमें से ट्रेंड्स और पैटर्न समझ सके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखो, अगर मैं आपको एक पाई चार्ट दूँ या फिर कोई ग्राफ दूँ, उसमें से इनसाइट्स आपको लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप उसको जो है किसी एक्सेल शीट से कंपेयर करो। जैसे बोलते हैं, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। जब भी आप किसी पिक्चर या फिर ग्राफ को देखते हो, उससे आराम से आपको इनसाइट्स मिलते हैं। और विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स है, और उसमें से सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टूल है टैबलो। टैबलो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली टूल है, और इसके साथ आप स्टनिंग ग्राफ्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। और एक टैबलो डेवलपर की सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम रहती है, और दुनिया के टॉप कंपनीज टैबलो डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये टैबलो कोर्स इन हिंदी आपके लिए लाए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें, और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कोर्स में हम लोग किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे और किन किन चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ये समझते हुए कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि टैबलू क्या है और क्यों इतने सारे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करेंगे उसके आर्किटेक्चर के बारे में, और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से डेटा टाइप से जो टैबलू सपोर्ट करता है। ये देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे टैबलू इंस्टॉलेशन के बारे में, कि टैबलू को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और फिर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, जहाँ पे मैं बहुत सारी अलग चीज़ें भी बताऊंगा, और हम लोग डैशबोर्ड्स के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कोर्स का एजेंडा आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ, ये जानते हुए कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो एक बहुत ही आसान उसकी डेफिनेशन है। बिजनेस इंटेलिजेंस कुछ नहीं, एक मैकेनिज्म है, एक अप्रोच है, जिससे आप बेसिकली जो आपका रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं। तो अब बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों आया है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इस सारे विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट ये जो मैंने बहुत ही एक रॉ डेफिनेशन दी है, पहले उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो गाइज, ये कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि जिसमें मैं डेटा डालूं और मुझे आगे से इंसाइट्स आएंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। बट बेसिकली अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो वो क्या करता है, जो भी आपके पास रॉ डेटा है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड या अनमैनेजेबल फॉर्मेट में डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है, ताकि आपको उस डेटा को समझने में आसानी हो। और जब हम लोग इस डेटा को किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब बेसिकली हम लोग हमारे बिजनेस को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले तो मुझे आपको एक एग्जाम्पल देने दीजिए। गाइज, हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हमारे घर के पास जो छोटा सा ग्रोसरी शॉप है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक शॉपकीपर होगा जिसको हम कहेंगे कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मुझे दे दो। अज्यूम कर लीजिए आपको नमक खरीदना है, तो आप जाओगे, उसको कहोगे कि नमक दे दो, वो शायद आपको पूछे कि कौन सा चाहिए, आप रिक्वायरमेंट दोगे, वो उसके पास जो है वो ला कर देगा आपको, आप ले लोगे। अज्यूम कर लीजिए इसी छोटे दुकान में अगर आपको नमक खरीदना होता, आप अंदर चले जाते और खुद दम नमक ढूंढने लग जाते। तो अगर कहीं सामने रखा है तो शायद आपको मिल जाए, वरना आप, क्योंकि अगर आप किसी छोटे ग्रोसरी शॉप की बात करें तो नॉर्मली एक शॉपकीपर बैठा होता है और काफ़ी सारा माल है जो अंदर पड़ा होता है, हमें पता भी ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है।
तो अगर आप अंदर जाके ढूंढोगे तो शायद आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। इसी एग्जाम्पल को आप कंसिडर कीजिए और आप सोचिए कि आपको कुछ सामान खरीदना है, चलो सॉल्ट ही खरीदना है। अब आप जाते हो एक सुपरमार्केट, अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे बिग बाजार, मोर, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मतलब इंडिया भर में है। अब मैं आशा करता हूँ कि मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद ये ऑडियंस भी मोस्टली हिंदी ही होगी, ठीक है। तो तो आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप मोर या फिर बिग बाज़ार, विशाल मेगा मार्ट, इन चीज़ों से रिलेट कर पाते होंगे। तो अगर आप मोर की बात कर ले या फिर बिग बाज़ार की बात कर ले, आपको अगर सॉल्ट खरीदना है, आप अंदर जाओ तो आपको पता रहेगा कि मतलब मोर या बिग बाज़ार जैसे स्टोर बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट आप तुरंत, आपको एक चीज़ पता रहेगी कि इस तरफ ग्रॉसरी मिलती है, ग्रॉसरी में भी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जहाँ पे सॉल्ट रहेगा, जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें रहेगी। तो वहाँ पे हर चीज़ क्लासिफाइड होती है। आप जाओगे ग्रोसरीज के काउंटर में, वहाँ पे कहीं पे सॉल्ट रखा होगा, पिक करोगे और आ जाओगे। सिमिलरली अगर आपको वेजीज लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, तो आपको पता है कि मोर जैसे जगह पे वेजिटेबल्स का काउंटर कम्प्लीटली अलग होता है। आप एंटर करोगे, वहाँ पे कहीं पे वेजीज का काउंटर रहेगा, आप जाओगे, जो वेजीज आपको पसंद है आप पिक कर लोगे। तो यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आपको हर चीज़ जो यहाँ रखी हुई है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई है। आपको किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ अलग तामझाम नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तो अगर आप किसी को पूछोगे तो आपको हेल्प कर देंगे, बोलेंगे ये यहाँ रखा है, आप ले लीजिए। बट उस केस में भी उनको पता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत, उन लोगों ने उसे ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि कोई कस्टमर आए तो उसे पता रहे कि बटर इस सेक्शन में है, मिल्क इस सेक्शन में है ना। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करो तो ग्रोसरीज इस तरफ है, डेली नीड्स की चीज़ है जैसे कि आपके सोप्स हो गए एंड ऑल, वो हो गया, वो कॉस्मेटिक्स हो गए, वो एक सेक्शन में। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बिजनेस इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना। बट अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डेटा अलग अलग डेटा होता है ना। अगर मैं किसी सीआरएम का बात करूँ या किसी एंट्री टूल का भी बात कर लूँ, सीआरएम नहीं, एंट्री टूल की बात करते हैं, तो मोर भी क्या करता है, बेसिकली ऐसे ही टूल्स यूज़ करता है। उनको टूल्स में देख के उनको पता रहता है कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, बराबर है। अगर आप नॉर्मल शॉप में जाओगे तो क्या होगा, वो आपको ओरली बताएगा या पैकेट पे प्राइस देख के बताएगा। बट अगर आप मोर जैसे स्टोर की बात करो तो और एक फैसिलिटी आपको मिलती है, आप अपने प्रोडक्ट्स ले जाओ, मशीन से स्कैन करते हैं, 2 सेकंड में उसका बिलिंग आ जाता है, टोटल हो जाता है और आपको प्रिंटेड बिल मिलता है। ये भी क्यों पॉसिबल हो पाता है, सारे जो प्रोडक्ट्स है गाइस जो आप खरीद रहे हो वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। ताकि कोई भी चीज़ बिल हो तो उसका रिकॉर्ड वहाँ होता है कि ये उसका करंट प्राइसिंग है और अकॉर्डिंगली उसका बिलिंग होता है। कोई चीज़ आपको किसी चीज़ पे फ्री मिल रही है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बिलिंग एक ही बार हो। ये कैसे हो रहा है गाइस? अब मैंने तो आपको ग्रोसरी का लाइव एग्जाम्पल दे दिया जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, और मैंने आपको ग्रोसरी बिलिंग का एक एग्जाम्पल दिया जो डेटा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए आपको उसको प्रोसेस करने में आसानी हो रही है, चीज़ें को समझने में आसानी हो रही है। ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है। आपके पास जो रॉ डेटा रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसे हमको समझने में आसानी हो, उसे हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो ये होता है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है वो समझ आ गया है। हम लोग आगे भी और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना, कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पॉइंटर्स है। अब फीचर्स क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस के। देखिए गाइस, ये 4 पॉइंट्स है, इनको आप ट्विस्ट कर लो, किसी भी ऑर्डर में डाल लो, ये स्टिल आपके लिए सेंस बनेंगे, मतलब सेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस इन 4 चीज़ों पे फोकस करता है। 1, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। 2, बिजनेस समझने में आसानी करता है, आपके कुछ सवालों के जवाब देता है और आपको डेटा के थ्रू नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो गाइज आप बोल रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है क्या। अगर आप करंट जनरेशन की बात करें गाइज तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल हम लोग सारी चीज़ें जो करते हैं वो डेटा को लेकर ही करते हैं, बराबर है। आपको अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप क्या करते हो, अगर आपको मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करना है तो पहले चेक करोगे कि मिंत्रा पे रिव्यूज़ क्या है। सेम प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप किसी और वेबसाइट पे चेक कर लो, है ना, जहाँ पे आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो, वहाँ पे भी आप क्या करोगे, रिव्यूज़ चेक करोगे। रिव्यूज़ क्या है, आपका डेटा है।
वैसे आप कोई भी चीज़ आजकल करते हो तो पहले आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकालते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। अब मैं नीचे आज विजय माल्या की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, मैंने तुरंत गूगल कर ली, मुझे जवाब मिल गया। तो डेटा है हम लोगों के पास। और अगर आप बात करें तो पिछले 10 साल में ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे नहीं कि पहले डेटा नहीं था, पहले भी था, बट पहले रिसोर्सेस लिमिटेड थी। 2005-2006 की आप बात करो तो हर कोई इंटरनेट पे जाके काम नहीं करता था, है ना। करना भी होता तो हमें कैफ़ेज़ में जाके इंटरनेट सिस्टम्स में लॉग इन करते थे हम लोग। कुछ सिस्टम्स ओन करते थे लोग जिसके ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो वहाँ जाएंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालेंगे, घर आएंगे, उस पर काम करेंगे, हो गया काम ख़त्म। बट आजकल मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट्स की वजह से, अगर 2008-2009 जब एंड्रॉयड आया था, उसकी वजह से दुनिया काफ़ी बदल गई। लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि इंटरनेट के थ्रू हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। इसलिए लोगों को फ़ोन मत महंगे बेचो, उनको डेटा महंगा बेचो। तो डेटा महंगा बेचने लग गए, वहाँ कंपटीशन बढ़ गई, तो डेटा भी सस्ता होने लगा ताकि लोगों को सर्विस दे पाए। अब डेटा सस्ता हो गया, अब उस डेटा के थ्रू हमें क्या हम लोगों से अचीव कर सकते हैं। सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आने लग गए। लोगों ने कहा आपको खाना चाहिए, हम लोग घर पे ला के देते हैं, आपको कपड़े चाहिए घर पे डिलीवर कर देंगे, आप पैसे दे दो, आपको कहाँ से चाहिए आप बताइए, आपको बैंगलोर से चाहिए ला देंगे, आपको मुंबई से चाहिए ला देंगे, दिल्ली से कोई आपको लहंगा चाहिए, सूट चाहिए, वो ला देंगे, कोलकाता की कोई पॉपुलर साड़ी चाहिए वो बता दीजिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है गाइस, वो सारी हमें मिलने लगी, और उसके वजह से लोगों का जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन बढ़ने लगा। उसका एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, अगर 2016-2015 की बात करें तो उस दौरान रिलायंस जियो का आई थिंक उस समय पे लॉन्च हुआ था, उसी दौरान कुछ 2-3 साल के फेज़ में, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं। बट उससे क्या हुआ, उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया तब लोगों को 6 महीना फ्री डेटा दिया, और उसके बाद में बहुत सस्ते रेट में डेटा देने लगे। तो और कंपटीशन बढ़ गई लोगों के बीच में, और ये सारी चीज़ें सस्ती होने लगी। और उसके वजह से गाइस 2016 में हमने एक चीज़ नोटिस की कि उस समय लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना बहुत शुरू किया। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, जहाँ पे बिलियंस पॉपुलेशन, अब 2 ही ऐसी कंट्रीज़, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों ने फेसबुक अकाउंट्स बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। क्यों? क्योंकि डेटा सस्ता था और इन्फॉर्मेशन। तो गाइज ये सारा पाइलअप होते गया, और अभी हम लोग ऐसे जनरेशन में है कि हम लोग हर चीज़ के लिए पहले डेटा देखते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस पहले भी ज़रूरी था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था। पहले भी आपको कोई अगर बिजनेस चलाना था तो आप इंफॉर्मेशन निकालते थे, भले ही तरीके अलग थे। आप पेपर्स पढ़ोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे। खाना बनाना है तो कुक बुक्स खरीदते थे लोग। बट आजकल वही चीज़ें बदल गई है। क्यों? क्योंकि आजकल सारा डेटा हमें ऑनलाइन मिलता है, और ये बहुत इजीली सबको एक्सेसिबल है, और सब इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जिसे लगता है वो अच्छा लिख सकता है वो लिखने लगता है, जिसे लगता है कोई मार्केटिंग कर सकता है वो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। और बिजनेसेस को, मतलब सबसे ज़रूरी बात जो है यहाँ पे, आजकल बिजनेसेस को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, आप फेसबुक जैसे लोगों के पास जाओ, आपको पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस का डेटा मिल जाएगा। आप अगर कहते हैं मुझे इसको मार्केट करना है, वो कहेंगे इतना पैसे दो, हम लोग आपको मार्केट करके दे देंगे। इतना पावरफुल हो गया डेटा, इतनी पावरफुल हो गई इन्फॉर्मेशन। और इसलिए आजकल कोई भी बिजनेस लोग करते हैं तो पहले बोलते हैं कि डेटा ला कर दो, हम लोग उसको स्टडी करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारे डिसीजंस लेंगे, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में बेस्ट रहे। तो गाइस, इसीलिए बिजनेस इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और सिंस डेटा इतना ज़्यादा हो गया है, उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो हर कोई चाहता है। अगर फीचर्स की वापस बात करें गाइस, तो इन सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प करता है। पहले तो अगर आप डेटा लाओगे, उसको अच्छे से अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो ऑब्वियसली उसको समझने में आपको आसानी होगी। बराबर है? किसी भी लाइब्रेरी में आप किताब उठाते हो, तो अगर सारी किताबें अगर अल्फ़ाबेटिकली या फिर डोमेन वाइज अरेंज्ड है तो उनको पिक करना आसान है। अगर आपको कोई मिथिकल बुक पढ़नी है तो आप वो माइथोलॉजी सेशन में जाओगे, वहाँ ढूंढोगे, मिल गई, जल्दी आ जाएगी आपके पास। तो वही गाइस, आपको बिजनेस को भी समझना है, तो अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको जो डेटा चाहिए वो आप तुरंत पिक कर सकते हो। क्विक नेविगेशन आपको मिलता है। सिंस आपको वो डेटा जल्दी मिल जाता है, उसको आप जल्दी स्टडी कर सकते हो, और उसके बेसिस पे आपको
आपका बिजनेस अच्छे से समझ में आ जाता है और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाते हैं, और उन्हीं बेसिस पे आप लोग अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इसलिए ये सारे फीचर्स है जो बिजनेस इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग भी बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा और बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं। कोई नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस वाली स्लाइड खत्म हो गई है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है और क्यों डेटा विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। अब इतने देर हम लोगों ने बात की बिजनेस इंटेलिजेंस को समझने में कि बिजनेस इंटेलिजेंस होती क्या है और उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन क्यों सेंट्रिक है बिजनेस इंटेलिजेंस को, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खुद की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं डेटा विजुअलाइजेशन की बात करूँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कल और 3 रेक्टेंगल्स है जिसमें मैंने 4-5 वर्ड्स लिखे हैं। यही डेटा विजुअलाइजेशन है। अगर डेटा विजुअलाइजेशन की मैं बात करूँ तो एक एबिलिटी है जिससे आप जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उससे आपको जो मैसेज कन्वे करना है वो कर सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में अगर बताओ तो छोटे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, सर्कल स्क्वायर ये सब ड्रॉ करके दिखाते हैं। एप्पल दिखाना है तो एप्पल उनको ड्रॉ करके दिखाएंगे, ऐसी उनकी एक स्टिक निकालेंगे, उसके ऊपर उसके पत्ते रहेंगे, तो बच्चों के दिमाग में वो इमेज जल्दी बैठ जाती है, उनका कलर जल्दी बैठ जाता है। एप्पल क्या है, रेड कलर में होता है। तो मतलब ये बेसिकली क्या होता है, ये एक विजुअल इंफॉर्मेशन कन्वे करना होता है जिसको हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन है अगर उसे आप विजुअली प्रेजेंट करोगे तो लोगों को वो जल्दी समझ आती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम लोग हमारे पास जो डेटा है उसको हम लोग विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको अभी भी नहीं समझा ये स्क्रीन पे क्या है, तो गाइज आप देखिए डेटा विजुअलाइजेशन सेंटर में है, और उसके तीनों तरफ 3 पॉइंट्स है। एक है आपका डिजाइन, दूसरा है इंफॉर्मेशन साइंस, और तीसरा है कम्युनिकेशन। तो गाइज इंफॉर्मेशन साइंस मतलब आपका जो डेटा है वो, डिजाइन मतलब जो विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करते हो, और कम्युनिकेशन जो है वो एंड गोल है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। तो जब आपको ये 3 पॉइंट्स मिलते हैं उनके इंटरसेक्शन में, उनके सेंटर में आपको मिलेगा डेटा विजुअलाइजेशन। तो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, और कौन सा डिज़ाइन उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुत ही आसान भाषा में डेटा विजुअलाइजेशन। अब अगेन अगर आप कहोगे कि डेटा विजुअलाइजेशन, आपको सवाल होगा, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या डेटा विजुअलाइजेशन आजकल पॉपुलर है। मैं कहूँगा हाँ, ये काफ़ी पॉपुलर है, और डेटा विजुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कल परसों में ही आई है। बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे ये भी काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट सदियों पुरानी है। तो अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो उसके साथ भी वही हुआ है। पहले भी डेटा विजुअलाइजेशन होता था, तरीके अलग थे। आजकल डेटा विजुअलाइजेशन काफ़ी अलग तरीक़ों से हो रहा है। अब डेटा विजुअलाइजेशन होता कैसे, उसमें क्या क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं आगे बात करूँगा। बट अगर मैं आपके लिए एक सवाल थ्रो करना चाहूँ तो मैं पूछूंगा कि क्या आप लोग जानते हो कि डेटा विजुअलाइजेशन का फर्स्ट इंस्टेंस क्या था, कब डेटा विजुअलाइजेशन इनिशियली या फिर पहले इम्प्लीमेंट किया गया था। अब आपके पास काफ़ी सारे विविध रिकॉर्ड्स आएंगे, बट इसके कुछ अगर फर्स्ट ट्रेसेस आपको देखने हो तो आपको 17th सेंचुरी में जाना होगा। 1781 का टाइम था जब विलियम प्लेफेयर नाम के एक इंसान थे जिन्होंने 17 कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट्स आए थे स्कॉटलैंड को, उसको स्टडी किया था ज्योमेट्रिक चार्ट्स निकाल के। तो ये दुनिया के कुछ पहले इंस्टेंसेस में से था जो रिकॉर्डेड है। तो वहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन इस्तेमाल हुआ था, और ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण हैं जहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन यूज होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक डेफिनेशन डेटा विजुअलाइजेशन की समझ आई है। अगर आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि क्यों, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन हम लोग क्यों करें और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस सवाल का अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं कहूँगा कि अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि बच्चों को अगर आप कलर्स दिखाए तो वो जल्दी समझ जाते हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे फंक्शन करता है। बेसिकली अगर आप ब्रेन की बात करें तो उसको अगर कोई चीज़ आप दिखाओ, मतलब इफ़ यू सी समथिंग विथ योर आइज, अगर आप आंखों से कोई चीज़ देखो तो वो इन्फॉर्मेशन आप जल्दी ग्रास्प करते हो। यही अगर मैं लिखूँ कि एप्पल इज़ अ फ्रूट दैट इज़ रेड इन कलर, राइट, इट इज़
ovalish in shape, circleish in shape, right? Has green leaves, right? And basically when cut has smaller seeds at the center and is red from outside and white from inside. तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना? मतलब अगर जो लोग हिंदी में जानना चाह रहे हैं वहाँ पर मैं इसको रिपीट करता हूँ। बस अगर मैं कहूँ कि एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जो लाल है कलर में, अंदर से बाहर से लाल अंदर से वाइट, उसमें छोटी बीजें होती है, काट के देखो तो पता चले, हरे कलर की एक उसकी मतलब पत्ते हैं और ब्राउन कलर की टहनी है। इतना अगर मैं बताऊँ आपको, इंस्टेंट में आपको एप्पल दिखा दूँ सामने, विद इन अ सेकेंड आपको समझ में आएगा कि एप्पल है, इसको ऐसे ऐसे सारी चीज़ें है ना? तो बेसिकली गाइज जब कोई चीज़ आप विजुअली देखते हो तो आपको जल्दी समझ आती है। सेम एग्जाम्पल है, अगर आप कोई किताब पढ़ोगे तो उस किताब का आपके लिए ऐसा रहेगा कि अगर वो 1000 पन्नों की किताब है तो शायद आपको 2-3 दिन लगे, या अगर आप स्लो पढ़ते हो तो मे बी 2-3 हफ्ते लगे, है ना, एक बुक पढ़ने को। अगर मैं उस बुक पे एक मूवी बनाता हूँ तो विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स आप पूरा मतलब जो वो किताब में कंटेंट था वो आप ग्रास्प कर सकते हो। तो ये आपके डेटा विजुअलाइजेशन की पावर है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, वो बात सही है। अगर मैं विजुअली कोई चीज़ आपको दिखाऊँ, उसको डिस्क्राइब करने में मुझे काफ़ी सारे वर्ड्स लगेंगे। तो ये आपका प्लस पॉइंट होता है गाइस डेटा विजुअलाइजेशन का। बेसिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे लिखने के बजाय या फिर उसको पढ़ने के बजाय आप उसको विजुअली देखते हो, या फिर विजुअली उसको मतलब वीडियो के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में देखते हो, तो उसको हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, आपके डेटा को विजुअलाइज करना। इसको टेक्निकली मैं और आपको समझाऊंगा जब हम लोग टैब्लू के डेमोज देखने लगेंगे, बट मीनवाइल मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया हो। गाइस डेटा विजुअलाइजेशन के कुछ फेजेस भी है, उसके बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस के फेजेस आप कह सकते हो। तो हम डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स की बात करें उसके पहले मैं पीछे जाता हूँ और मैं वापस आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो गाइस बेसिकली आपका बिजनेस इंटेलिजेंस है वो 3 फेजेस में हुआ है और ये टूल्स से रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग आगे जाकर टूल्स देखें उसके पहले आपको ये बता दूँ। तो अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो पहला फेज था टेक्निकल फेज, फेज 1, जिसमें आपका जो भी डेटा आता था उसको अगर आपको समझना होता था तो आपको उसको टेक्निकल लोगों के पास ले जाना पड़ता था, जो टेक्निकल टूल्स है उनको आपको अरेंज करके देते थे, इनसाइट्स निकाल के देते थे। इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी था। जैसे जैसे टाइम बढ़ा ये टूल्स और इवॉल्व होते गए। अब हम लोग आए एनालिस्ट वाले फेज में। इस फेज में आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता था, बट मैथमेटिकल नॉलेज लगता था, जिससे आप लोग विजुअल्स जनरेट कर सको, बिजनेस इंटेल निकाल सको। और फिर आया हमारा करंट फेज जो कि फेज 3 है, जिसमें हम लोग आज है। आजकल हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप डेटा डाल दो, आपको ना टेक्निकल एक्सपर्टीज लगती है ना बहुत मैथमेटिकल नॉलेज लगता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप वो टूल को चला सकते हो और जो विजुअलाइजेशन आपको करने आप कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि क्यों, मतलब ये फेजेस का इंप्रूवमेंट क्यों चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक लेमैन की बात करूँ, एक साधारण इंसान की बात करूँ जिसे इन सारे टेक्निकल जार्गन्स में नहीं जाना, बट जिसे बिजनेस की समझ काफ़ी अच्छी है, या फिर कोई भी एनालिसिस की उसको समझ अच्छी है, तो इतने सारे प्रोसेसेस मतलब बाकी लोगों से ये डेटा प्रोसेस करवाने से अच्छा है अगर ऐसा कोई टूल मैं उनको दे दूँ जो वो मतलब लेमैनिश तरीके से ऑपरेट कर सके, साधारण तरीके से ऑपरेट कर सके, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो वही ये आजकल के जो टूल्स हैं वो आपको केटर करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये फेजेस भी समझ आ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करंट जनरेशन में पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स क्या है। ठीक है, तो गाइज आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि काफ़ी सारे टूल्स हैं, 3 ही हैं इनफैक्ट, बट ये 3 मेजर वंस है। तो अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं कि ये टूल्स क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। अब और भी टूल्स है मार्केट में, जैसे कि आपका क्लिक सेंस हो गया, आपका क्लिक व्यू हो गया, है ना। तो ऐसे भी टूल्स है जो आपको ये सारी चीज़ें करने देते हैं। बट अगर इन टूल्स की आप बात करो तो ये पॉपुलर टूल्स है। सबसे पहला आपका इस लिस्ट में आता है टैब्लू। तो टैब्लू एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। सिमिलरली पावर बीआई और एक टूल है जो भी काफ़ी पॉपुलर है। और एक्सेल तो आई एम श्योर कि आप सब लोग जानते हो कि एक्सेल क्या है और क्या क्या आप एक्सेल में कर सकते हो, है ना। पर आप सोच रहे होंगे कि टैब्लू और पावर बीआई जैसे टूल्स के सामने मैंने एक्सेल क्यों डाला। तो गाइस एक्सेल को कम ना समझे,
एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर डेटा रिपोर्टिंग टूल है और उसमें डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल की बात करें तो विजुअलाइजेशंस तो होते ही होते हैं। काफ़ी सदियों से, नॉट सदियों से, काफ़ी डेकेड्स से एक्सेल यूज़ होता आ रहा है। इसके वजह से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जिनको एक्सेल यूज़ करने की आदत है और इसीलिए वो लोग अभी भी कंफर्टेबल फील करते हैं एक्सेल यूज़ करना। दूसरा प्लस पॉइंट एक्सेल का ये है कि आप एक्सेल को इंटीग्रेट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ भी और टैब्लू के साथ भी, जो अभी के करंट जनरेशन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर टूल्स हैं। तो गाइस चलिए अब इन दोनों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप टैब्लू की बात करें तो ये करंट मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है, काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है। अगर इसके आप इनिशिएशन की बात करें तो 2013, अगर मैं गलत नहीं तो मई में इसकी शुरुआत हुई थी, ये रिलीज़ हुआ था। ठीक है, और बेसिकली इसे एक डेटा डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से जानते हैं हम लोग। मतलब एक कंपनी है जो टैब्लू सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली इसका फाउंडेशन, मतलब अगर कंपनी के फाउंडेशन की बात करें तो 2003 में ही हुआ था, बट अगर इस टूल की आप बात करें तो ये कुछ 2013 के आसपास इसको हमने मार्केट में आते हुए देखा है। तो मई 17 2013 एग्जैक्ट डेट थी जब ये मार्केट में आया था। अब अगर टैब्लो की बात करें तो ये काफ़ी पॉपुलर इस चीज़ के लिए है कि इसके जो विजुअलाइजेशंस होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब आपको ऑप्शंस तो मिलते ही मिलते हैं, बट जो विजुअलाइजेशंस की क्वालिटी है वो बहुत तगड़ी होती है, बहुत प्रिसाइज होती है। पावर बीआई की बात करें गाइस तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है। 2014 में इसका इनिशिएशन हुआ था, जब ये पहली बार, मतलब जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था तब 2014 में हुआ था। और ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने के कारण इसकी एक खासियत ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टैक ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ बहुत आसानी से इंटीग्रेट करता है। मतलब आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है उस पर चलाना है तो ये टूल काफ़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे माइक्रोसॉफ्ट के जो टूल्स हैं जो कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी आईटी इंडस्ट्री में अगर आप बात करो आजकल तो मैक्सिमम टूल्स हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ करते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो वो काफ़ी पॉपुलर है इन इटसेल्फ। और पावर बीआई भी अगर आप करंट स्टैट्स देखें तो इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले 4-5 साल में कि वो टैब्लो के साथ नेक एंड नेक आ गया है। अगर आप करंट स्टैट्स चेक करें तो शायद ऊपर भी चला जाए सून। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर टूल है। और अगर इसकी आप बात करें तो ये आपको विजुअलाइजेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस देता है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये सवाल होगा कि यार मतलब इन दोनों में कैसे चूज़ करें हम लोग। तो गाइज अगर मैं इनके इंटरफेसेस आपको दिखाऊँ तो आप समझोगे कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर फंक्शन करते हैं, एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनका इंटरफेस सेम है, विजुअलाइजेशन देने के तरीके अलग है, कुछ और फैसिलिटीज़ है जो दोनों में थोड़ी अलग है। जैसे कि आप अगर बहुत प्रिसीशन जाते हैं आपके विजुअलाइजेशन में तो आप टैब्लू यूज़ करें। मतलब टैब्लू जो होता है ना, आपका ऑपरेशन वाला नाइफ होता है ना, जिसे हम लोग स्काल्पेल कहते हैं, वो वैसा है। अगर थोड़ा सा लगाओ तो परफेक्ट कट बैठेगा। तो वैसे ही विजुअलाइजेशन के बारे में अगर आपको विजुअलाइजेशन चाहिए, माफ़ कीजिए तो मेरा एग्जांपल थोड़ा और था, तो अगर आपको प्रिसीजन चाहिए तो उसके लिए आप लोग टैब्लू यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं पावर बीआई की बात करूँ तो ये आपका वो मल्टीपर्पज़ नाइफ जैसा होता है गाइस, जिससे हम लोग कैन ओपन भी करते हैं, नेल कटिंग करते हैं, है ना, कुछ छोटा सा ड्रिलिंग करना है वो कर सकते हैं। तो वही मतलब जो मल्टीपर्पज़ वाले टूल्स जो आते हैं तो पावर बीआई उस काइंड का है। आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी देगा और आप काफ़ी सारी चीज़ें वो आप पावर बीआई को इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टूल्स के बारे में आपको चाहिए थी वो मिल गई है। सिमिलरली अगर आप और टूल्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, जैसे कि आपके मतलब क्लिक सेंस, क्लिक व्यू हो गए हैं, तो आप कर सकते हो। वो सिमिलर टूल्स है, काफ़ी पॉपुलर टूल्स है वो भी। बट अगर लीडिंग टूल्स की बात करें तो पावर बीआई, टैब्लो अभी करंट लीडर्स है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि टैब्लो क्या है। तो गाइज अगर टैब्लो की बात करें तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बट अगर डेफिनेशन वाइज मुझे जाना है तो ये एक एंड टू एंड एनालिटिक्स टूल है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है आपके डेटा के लिए। और जैसे डेफिनेशन में कहा गया है, अगर आप कनेक्शन से लेकर कोलैबोरेशन तक किसी भी चीज़ की बात करें तो टैब्लो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स
कवर करता है। ये बहुत ही पॉपुलर टूल है। ये आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल, सिक्योर और फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस देगा अगर आप एंड टू एंड एनालिटिक्स या फिर डेटा विजुअलाइजेशन की बात करें तो। और अगर आप टैब्लू की बात करेंगे तो टैब्लू बेसिकली जैसे मैंने बताया था 2013 में पहली बार ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। ये फाउंड हुआ था मतलब ये कंपनी जो थी वो कैलिफोर्निया में फाउंड हुई थी। माउंटेन व्यू जगह का नाम है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स अगर आप बात करें तो वो सिएटल में है। इसको ढूंढने वाले जो लोग हैं वो है क्रिश्चियन चैबॉट और क्रिस स्टोटल। तो इन लोगों ने फाउंड किया था। और भी है जैसे कि एंड्रयू बियर्स और पैट हैनराहन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, और इन चारों ने मिलके ये टूल को फाइंड किया था या फिर टैब्लू को शुरू किया था। जो कंपनी की बात है उसका मैं कर रहा हूँ, ठीक है। टैब्लू की अगर बात करें तो ये मतलब इसके रेवेन्यू की अगर आप बात करें तो 1 बिलियन से ज़्यादा इनका रेवेन्यू रजिस्टर्ड है पिछले 2-3 साल का। और वही आपको आइडिया दे देगा कि ये कितना पॉपुलर है। अगर आप इनके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपको टैब्लू डेस्कटॉप, सर्वर, टैब्लू ऑनलाइन, प्रेप बिल्डर, फिर बाद में आपका टैब्लू पब्लिक हो गया, रीडर हो गया, मोबाइल CRM हो गया, ये सब आपको ये ऑफर करता है। उसको छोड़ के गाइस मतलब इसमें काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज़ भी है। अगर आपको मैपिंग करनी है डेटा की तो आप वो कर सकते हो। आपको बेसिकली ग्राफिकल डेटा के साथ डील करना है या फिर जियोग्राफिकल डेटा के साथ डील करना है तो आप दोनों के साथ भी डील कर सकते हो इसको लेकर, है ना। जियो स्पाशियल डेटा को भी ये सपोर्ट करता है। और बात करें तो ये 2018 में इन्होंने बाकी कंपनीज को भी एक्वायर करना शुरू कर लिया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं टैब्लू के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। बट उसके पहले आपको बता दूं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। अगर आप टैब्लू के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये आपको 8 विजुअलाइजेशंस देता है। मतलब जो विजुअलाइजेशंस होते हैं वो टू द मार्क होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, इसकी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं आपके लिए और आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए वो आसान करते हैं। बहुत सारा डेटा जो है उसके आप डिटेल में जा सकते हो, डेप्थ में जा सकते हो और कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स उसमें से आप निकाल सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जब मैं कहता हूँ कि आप लोग डेप्थ में जा सकते हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी डेटा को विजुअलाइज भी करो तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। अज्यूम कर लीजिए कि आपने सेल्स निकाल लिए आपके पिछले 3 साल के, है ना। तो आप पिछले 3 साल के सेल्स निकाले तो आपने देखा कि यार कुछ सालों में मतलब एक साल में सेल बढ़ा है, एक में गिरा है। तो अब और रीजंस चाहिए आपको शायद पता करना है कि कौन से वर्टिकल्स में गिरा है। तो इस केस में आपको और ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से वर्टिकल्स में गिरा है, कौन से लोकेशन में गिरा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद आपको निकालनी पड़ेगी या कहाँ बढ़ा है वो पता करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड शायद आपको और पॉइंटर्स मिलेंगे कि ये क्यों हुआ है। तो गाइस अगर आप टैब्लू की बात करें तो ये विजुअलाइजेशंस आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, विद इन मिनट्स कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास कितना डेटा और कैसे आप विजुअलाइजेशन उसका कर रहे हो। तो ये हो गया आपका डिटेल में जाना किसी भी डेटा के, ताकि उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले। और कनेक्शन टू डेटा, गाइस ऐसे बहुत कम रिसोर्सेस होंगी जिससे आप डेटा को टैब्लू में इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना उसका फंक्शनैलिटी स्ट्रांग है। तो गाइस ये हो गए उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग और देखेंगे कि टैब्लू का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। अगर टैब्लू आर्किटेक्चर की गाइस मैं बात करूं तो आर्किटेक्चर काफ़ी सिंपल है। इसके कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि इस कोर्स में हमको बेसिक डेटा के साथ हम लोग डील करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे टैब्लू का आर्किटेक्चर कैसे फंक्शन करता है उसके डिटेल्स में नहीं जाना है, बट जैसे आगे बढ़ेंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, आपको आइडिया दूंगा कि वो कैसे वर्क होता है। तो गाइज अगर इस आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे आसान चीज़ जो आपको नोट करनी है कि सबसे पहले तो आपको जो है मतलब जो अलग अलग डेटा सोर्सेस है उसको आपको कनेक्ट करना है टैब्लू सर्वर को, या फिर आपके डेटा को इंपोर्ट करना है आपके टैब्लू के वर्जन्स में। अब वो आपका डेस्कटॉप वर्जन भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है ना। एंटरप्राइज लेवल पे बात करो तो आपके सर्वर्स होते हैं, और अगर आप छोटे लेवल पे बात करो तो आप डेस्कटॉप को कनेक्ट करोगे, जैसे कि सर्वर हो गया या फिर कोई फाइल आप इंपोर्ट करोगे, है ना। तो बेसिकली पहले तो आप आपका डेटा अंदर लेकर आओगे, गेटवे के थ्रू वो जाएगा और आपके डेटाबेस में वो स्टोर होगा। गेटवे आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करता है डेटा की। और उसके बाद में
हम लोग जो आपके पास डेटा आएगा उसको हम लोग अपने विजुअलाइजेशन टूल में डालेंगे और उससे हम लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसमें होती है गाइज आपका डेटा इंटीग्रेशन। मतलब कोई डेटा है उसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो किस सॉफ्टवेयर के साथ, किस टूल के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस चेक करनी होती है। तो वो इंटीग्रेशन आपके लिए आसान करता है टैबलू। दूसरा है प्रोसेसिंग, जिसमें हम लोग इसे प्रोसेस करेंगे, क्लीन करेंगे ज़रूरत हो तो। और तीसरा होता है इसको विजुअलाइज करना और फिर उसको प्रेजेंट करना। तो गैस ऐसे इसका आर्किटेक्चर वर्क करता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है जो हमें समझनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टैबलू की प्रोडक्ट फैमिली क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि टैबलू प्रोडक्ट फैमिली क्या है। अब टैबलू प्रोडक्ट फैमिली की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो मैं बेसिकली कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो टैबलू ऑफर करता है। अब टैबलू की अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो टैबलू आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑफर करता है और आप काफ़ी कुछ कर सकते हो टैबलू को यूज़ करते हुए। तो उनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, इनके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं गाइस। और एक बार इनकी चर्चा हो गई उसके बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि टैबलू जो है बेसिकली वो एंटरप्राइजेस में कैसे इंटीग्रेट करता है और कैसे एंटरप्राइजेस उसको अमालगमेट करती है या फिर अपने एंटरप्राइज में कैसे उसको इन्वॉल्व करती है। अगर टैबलू प्रोडक्ट्स की बात करें हम लोग गाइस, तो इनमें पॉपुलर वंस है आपका टैबलू रीडर। तो गाइस टैबलू रीडर जो है वो आपका एक रीड ओनली काइंड ऑफ अ टूल है। तो बेसिकली ये एक फ्री डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और ये आपको कोई भी आपके डैशबोर्ड्स है, आप डैशबोर्ड्स क्या है हम लोग आगे सीखेंगे, आपके डैशबोर्ड्स या फिर आपका जो भी डेटा आप देते हो उनको एक्सेस करने में, उनको विजुअलाइज या फिर नॉट विजुअलाइज, उनको व्यू करने में आपको हेल्प करता है। तो जो भी डैशबोर्ड आप डेस्कटॉप को लेकर क्रिएट करते हो तो उनको आप व्यू कर सकते हो टैबलू रीडर को यूज करके। एक बात आपको जो जाननी है, वो सिर्फ ऐसा डेटा सपोर्ट करता है जो आपने किसी फाइल से एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, और कोई अगर नए लोग हैं तो अगर उनको टैबलू के साथ यूज टू होना है और उनके पास मतलब बेसिक एडिटिंग एंड ऑल वो सारा एक्सेस नहीं है, बट उनको सिर्फ व्यू करना है डेटा को, तो वो डेटा को व्यू कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड्स को ओपन कर सकते हो और उनके साथ कुछ बेसिक इंटरैक्शन कर सकते हो, जैसे कि कुछ फिल्टरिंग हो गया या कुछ ये हो गया, तो पैरामीटर्स को फिल्टर एंड ऑल कर सकते हो। बट हाँ, आप नए विजुअलाइजेशंस बनाना एंड ऑल ये सब आप टैबलू रीडर में नहीं कर सकते। ठीक है, उसको छोड़ के गाइस आपके पास बाकी चीज़ें भी है, जैसे कि आपका टैबलू सर्वर हो गया। अब टैबलू सर्वर की अगर आप बात करें गाइस, तो ये एक पेड सर्वर एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आप आपके विंडोज़ या फिर लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल करोगे और ये मतलब एंटरप्राइज लेवल पे इस्तेमाल होता है दुनिया भर में। ठीक है, और मोस्टली इसमें ऐसा होता है कि आपकी एक अलग डेडिकेटेड एडमिन टीम रहेगी या फिर लोग रहेंगे जो इसके डेटा की, इसके मेमोरी की मतलब देखभाल करते हैं। और अगर आप बाकी चीज़ों की बात करें तो वो भी इन्हीं लोगों को मैनेज करना होता है, जैसे कि डेटा तो हो ही गया, वो छोड़ के आपका यूज़र मैनेजमेंट हो गया है ना, डेटा का जो सोर्स है उसको मैनेज करना हो गया, कोई फोल्डर्स है उनको हैंडल करना, या जो भी सर्वर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हैंडल करने के लिए आपको एक अलग से टीम लगती है। बट इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताओ तो ये एक पेड सर्वर एप्लीकेशन है जो आप आपके सर्वर्स पे इंस्टॉल करोगे। दूसरा आ गया आपका ऑनलाइन, ये भी एक पेड सर्वर एप्लीकेशन है गाइस, बट ये टैबलू का जो सर्वर है, टैबलू का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे इंस्टॉल्ड रहता है। अभी हमने जो टैबलू सर्वर की बात की है ना, तो टैबलू सर्वर जो है वो आप कहीं पे इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया या आपका कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ऑन प्रेमिस, वहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके ऊपर आप टैबलू ऑनलाइन को इंस्टॉल कर सकते हो यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक सर्वर एप्लीकेशन ही है। ठीक है, बट जैसे मैंने बताया कि ये विंडोज़ मतलब ये बेसिकली आपके सर्वर्स पे इंस्टॉल होगा जो आपका टैबलू का है, और इसका बेस मोस्ट केसेस में होता है विंडोज़। अगर आपको कोई मतलब डैशबोर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ें एक्सेस करनी हो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी यूज़ करके इसको। और इसके बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जो आपके टैबलू सर्वर के साथ मैच करते हैं, बट इसको आप इंटरनेट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। फिर आगे आपका पब्लिक सर्वर एक होता है जो बेसिकली क्या होता है ना,
जो बाकी लोग हैं जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उनके लिए होता है। जैसे कि हम लोग यूट्यूब एक्सेस करते हैं वीडियोस देखने के लिए, अगर आपको डैशबोर्ड्स एंड ऑल एक्सेस करने हैं तो आपके लिए टैबलू पब्लिक सर्वर है, जो आपके लिए भरमार खजाना है डैशबोर्ड्स, रिपोर्ट्स और विजुअलाइजेशंस का। अगर आप एक डेवलपर हो तो आपके टूल्स थोड़े बदलते, एक आपका डेस्कटॉप आ गया है ना, जो यहाँ पे है नहीं। तो डेस्कटॉप हम लोग इस्तेमाल करने वाले इस डेमो में, मैं दिखाऊंगा वो कैसे वर्क करता है। बेसिकली वो सिस्टम इंस्टॉल्ड टूल होता है, लाइसेंस्ड भी रहेगा और फ्री भी रहेगा अगर आपको यूज़ करना है तो, ठीक है। वो छोड़ के अगर आपको इस डेटा को व्यू करना है तो आपके पास मोबाइल भी होता है, मतलब टैबलू मोबाइल करके एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसपे सारी चीज़ें आप विजुअलाइज कर सकते हो, देख सकते हो, बट क्रिएट नहीं कर सकते इन विजुअलाइजेशंस को, आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट समझ आया है। अब अगर बात करें तो इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि प्रिपरेशन के लिए प्रेप बिल्डर अलग होता है, तो और भी प्रोडक्ट्स है आपके पास। इसमें भी कुछ पब्लिक प्राइवेट टाइप्स होते हैं जो मैंने सब कैटेगरीज आपको बताई, बट वो हमारा आज का कंसर्न नहीं है, वो हम लोग किसी और कोर्स में बात करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है काफ़ी है टैबलू के प्रोडक्ट्स आपको समझने के लिए। अब आगे बढ़ते गए हम लोग देखते हैं कि टैबलू को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो हम लोग काफ़ी देर से काफ़ी सारे विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली आपको मैं इसका इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टैबलू इंस्टॉल कैसे होता है, फिर हम लोग वापस स्लाइड्स में आएंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आराम से देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको टैबलू इस्तेमाल करना है और इंस्टॉल करना है तो जस्ट आप टैबलू को सर्च कीजिए, ठीक है, और आपको ऑफिशियल पेज पे वो ले जाएगा। टैबलू डेस्कटॉप पे एक बार क्लिक कर लीजिए आप यहाँ पे, जैसे मैंने किया, और यहाँ पे आपको डाउनलोड फ्री ट्रायल के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंटर करें, और आपका डेस्कटॉप का जो ये है मतलब रिक्वायरमेंट है वो पूछेगा आपसे कि 64 बिट है, कितना बिट है, वो डाल दीजिए और आपका फ्री ट्रायल आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। ये कहते हैं कि स्टार्ट या 14 डे फ्री ट्रायल, बट स्टूडेंट्स के लिए वो 1 साल से ज़्यादा होता है, मतलब 1 साल तक होता है। अगर आप एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करोगे तो 1 साल आप टैबलू डेस्कटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप टैबलू इंस्टॉल करोगे गाइज, आपको कुछ ऐसा वर्जन नज़र आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है, कुछ ही मिनटों में हो जाता है। तो ये पिक एंड ड्रॉप इंस्टॉलेशन होता है, जैसे कि आप डाउनलोड करोगे, आप उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, कहिए इंस्टॉल, अगर कोई एडमिन डिटेल्स डालनी है डाल दीजिए, वो इंस्टॉल हो जाएगा और विद इन कपल ऑफ मिनट्स या फिर कुछ केसेस में इवन सेकेंड्स में भी इंस्टॉल हो जाता है वो। तो एक बार वो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये फाइल भी छोटी होती है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, बट हाँ आप इंस्टॉल करने के बाद उसमें आपको आपके ऑफिशियल आईडी से लॉगिन करना रहेगा, ताकि ये लोग ट्रैक कर सके कि ये ऑफिशियल आईडी है या नहीं। मैंने टैबलू ओपन किया था, फॉर सम रीज़न हुआ नहीं है, इस बार करूँगा तो देखिए 2 टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो रिफ्रेश करते हैं हम लोग एक बार, देखिए आ गया, ओपन हो गया। और गाइज आपका फिर टैबलू ऐसे नज़र आता है, जैसे मैंने कहा था 2 विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, थोड़ा समय लगता है। तो गाइज देखिए ये टैबलू का जो दूसरा विंडो है ये भी ओपन आपके पास हो चुका है। तो ऐसे ही वो इंटरफेस नज़र आता है, और इसके बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये टैबलू का फंक्शनिंग कैसा है, वर्किंग कैसा है, और इसके और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें समझनी है। बट आगे बढ़ते हैं और कुछ और ज़रूरी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि टैबलू में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे उन्हें कर सकते हैं। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि टैबलू इंस्टॉलेशन कैसे होता है, बहुत ही आसान चीज़ है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग टैबलू को इंस्टॉल कर लोगे और आगे जाके उसे अच्छे से इस्तेमाल भी करोगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं आगे के पॉइंट्स। अब टैबलू कौन से डेटा टाइप्स सपोर्ट करता है, इन चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर टैबलू डेटा टाइप्स की बात करें तो काफ़ी सारे डेटा टाइप्स वो सपोर्ट करता है। अगर आप एक पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल की बात करें तो टैबलू उनमें से एक है, और एक अच्छे डेटा विजुअलाइजेशन टूल की यही एबिलिटी होती है कि वो हर टाइप का डेटा देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, और बेसिकली उस डेटा को वो हैंडल कर सकता है। तो टैबलू कोई अलग टूल नहीं है, वो भी यही सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं टैबलू की बात करूं तो अगर उसमें क्या आपको ये समझना है कि टैबलू में कौन से डेटा टाइप्स है। सबसे पहला आपका बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप क्या होता है, ये ट्रू और फॉल्स वाली जो वैल्यू होती है ना, हाँ या ना वाली, तो वैसे डेटा को भी टैबलू हैंडल करता है। कि मतलब जैसे कि क्लासिफिकेशन वाले रिजल्ट्स होते हैं कि
कैंसर टेस्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है ना। तो इस डेटा की अगर बात करूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका येस नो हो गया या ट्रू और फॉल्स हो गया, ये हो गया आपका बुलियन डेटा। दूसरा है आपका न्यूमरिक डेटा या नंबर वाला जो डेटा होता है। अब आपका न्यूमरिक डेटा है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डेसिमल डेटा और दूसरा होता है आपका होल डेटा, राइट, जैसे कि 1 2 3 ये आपका होल डेटा हो गया। तो दोनों आपका टैबलू हैंडल कर सकता है। तीसरा इस रेस में गाइज होता है आपका डेट वाला डेटा। अब डेट मतलब जैसे कि आपकी कोई भी डेट हो उससे रिलेटेड, और एक इसमें इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जो सपोर्ट करता है डेट एंड टाइम दोनों साथ में। तो बहुत से केसेस में आपका इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होता है जहाँ पे आपको टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है जब आप रियल टाइम डेटा की बात करते हैं तो। बट हर बार रियल टाइम डेटा आप हैंडल नहीं करोगे, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि तो वैसे केसेस में आपका डेट एंड टाइम ये डेटा टाइप काम में आ जाता है जब आप उसको विजुअलाइज करते हो। फिर हो गया आपका टेक्स्ट और स्ट्रिंग। तो बहुत सा डेटा ऐसा रहेगा जो लोकेशन रिलेटेड रहेगा, है ना, जैसे कि जगह का नाम हो गया। तो जगह के नाम के लिए तो अपने पास अलग है ज्योग्राफिक, उसके ऊपर हम आएंगे। बट अज्यूम कर लीजिए कि किसी इंसान का नाम, किसी इंसान का पता, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है गाइस जो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं वो हमारा सारा आएगा टेक्स्ट या स्ट्रिंग में। और फिर ज्योग्राफिक जो लोकेशन बेस्ड होता है, जैसे कि कोई आपके पास मैप्स हो गए या फिर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप मैप से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वो आएगा आपके ज्योग्राफिक डेटा में। तो गाइज ये हो गया आपके पॉपुलर डेटा टाइप्स, है ना। हम लोग आगे जाके डायमेंशंस और मेजर्स क्या होते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, बट वो आगे के बिट के लिए। तो चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और वो देखते हैं कि टैबलू डैशबोर्ड्स क्या होते हैं। तो गाइज मैंने आपको विजुअलाइजेशंस के बारे में तो बता ही दिया। अभी आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो है वो आपके विजुअलाइजेशंस है। जैसे कि मैप ऑफ यूएस सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट ओवर टाइम। तो बेसिकली पहले इसमें आप क्या देख रहे हो, आपका सेल्स के लिए मैप देख रहे हो आप यूएस वाला, तो ये आपका विजुअलाइजेशन है। दूसरा नीचे जो है वो कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दे रहा है आपको, वो भी एक विजुअलाइजेशन है। तो गाइज अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास जो डेटा है ना, वो अलग अलग कैटेगरीज में है आपके पास। अब आपको इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल अगर देना हो तो अज्यूम कर लीजिए आप कहीं पे काम करते हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स टीम है, एक मार्केटिंग टीम है, एक टेक टीम है ना, एक आपकी डेटा एनालिसिस टीम है, एक सपोर्ट टीम है। तो ऐसे काफ़ी सारे टीम्स होंगे, तो हर टीम के कुछ पैरामीटर्स होंगे, बराबर है। अज्यूम कर लीजिए आपका जो स्टेक होल्डर है या फिर ओनर है वो कहता है कि मुझे सारे टीम्स का डेटा चाहिए मंथ ऑन मंथ, बराबर है। तो अब हर एक टीम के कितने पैरामीटर्स होंगे जिस पे डेटा निकलता होगा। मार्केटिंग टीम के कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे, सेल्स टीम के कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे। अब स्टेक होल्डर्स को एक साथ हम देंगे सारा डेटा, कहेंगे यार मार्केटिंग टीम में 15 लोग हैं, ये इनके 15 रिपोर्ट्स है, वैसे ही सेल्स टीम में 30 लोग हैं, इनके अलग 30 रिपोर्ट्स है, तो सही नहीं रहेगा ना। इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए उनको एक ऐसा आपका जो बर्ड व्यू इन्फॉर्मेशन होता है उनको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बेसिकली एक टॉप व्यू इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे टीम्स में से जो इंपॉर्टेंट विजुअल्स है उसको निकालेंगे और उन विजुअल्स को जो एक एक रिपोर्ट से हमने पिक किया है उसको हम लोग अगर एक कैनवस पे डाल के एक स्टोरी बिल्ड करें कि मार्केटिंग ने इसको मार्केट किया, उसकी वजह से इतनी लीड्स आई, तो सेल्स टीम ने इसको सेल किया, इतने प्रोडक्ट्स गए, सपोर्ट टीम ने इतने प्रोडक्ट सपोर्ट किए और इतने सारे पैचेस अपने टेक टीम ने अपडेट किया। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो एक स्टोरी, कनेक्टेड स्टोरी हम बना सकते हैं। और जब हम लोग ये सारे अलग अलग विजुअल्स अलग अलग रिपोर्ट से उठा के कैनवस पे डालते हैं स्टोरी बिल्ड करने को, तो उस कैनवस को हम लोग कहते हैं हमारा डैशबोर्ड, जहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। अब अगर आप डेफिनेशन को देखोगे तो वही बताया जाता है डेफिनेशन में कि ये एक सिंगल पेज है जिसको हम लोग कैनवस के नाम से भी जानते हैं। और हम क्या करते हैं, इससे विजुअलाइजेशंस लेते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी बताता है, और ये एक पेज को ही लिमिटेड है, मतलब एक पेज पे जितनी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करता है, अलग अलग इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स लेता है अलग अलग स्टोरीज के और उसको लेकर एक स्टोरी फॉर्म करता है। तो गाइज ये हो गया आपका डैशबोर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है कि डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, है ना। और मैं आशा करता हूँ कि हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हमने डिटेल में डिस्कस किए वो भी आपको समझ आए हैं।
आगे बढ़ते हैं गाइज, हम लोग अभी टैबलू के तरफ अपना रुख मोड़ते हैं और प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करके एक बार देखते हैं। तो दोस्तों मैं अपने कंसोल में स्विच कर चुका हूँ। ये टैबलू का डेस्कटॉप वर्जन है जिसे हम लोगों ने देखा कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। गाइज इसको देखते हुए हम लोग ना पावर बीआई को भी देख लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। अब काफ़ी सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं मोस्टली कि टैबलू और पावर बीआई में से अगर एक चूज करना हो तो हम लोग क्या चूज करें, किसे हम लोग प्रेफर करें, है ना। तो आप ही लोगों के सवाल का अगर जवाब देना हो तो उस जवाब के लिए मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सको और समझ सको कि आपके लिए बेटर क्या है इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ओपन होने में टाइम लेता है, आधा एक मिनट, तो इसे भी ओपन होने देते हैं हम लोग। एक बार ये ओपन हो जाए तो फिर हम लोग इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करें, क्या क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही समय ले रहा है आज, हो गया है ओपन। ठीक है, तो गैस दोनों के इंटरफेसेस हम लोग कंपेयर करेंगे और फिर थोड़ा विजुअलाइजेशन भी हम लोग देखेंगे कि दोनों में कैसे होते हैं, कैसे नज़र आते हैं, और फिर हम हमारा रुख मोड़ेंगे टैबलू की तरफ। तो टैबलू में ही हम लोग चीज़ें ज़्यादा देखेंगे, बट आपको बताने के लिए मैं पावर बीआई भी दिखा दूँ और टैबलू भी दिखा दूँ। तो गाइज ये हो गया आपका पावर बीआई, ये आ गया आपका टैबलू। दोनों के फंक्शनिंग इंटरफेसेस सेम है। अभी के लिए आपको टैबलू थोड़ा अलग नज़र आ रहा होगा, क्यों वो मैं बताता हूँ। देखिए पहले इधर टैबलू को, ये टैबलू है। तो आप टैबलू में देखिए गाइज, आप इन सारे डेटा सोर्सेस को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें से चूज करो कि आपको किसको कनेक्ट करना है, कौन सी फाइल को चूज करना है। मोर पे क्लिक करोगे तो और भी काफी सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, उसके साथ आप फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, सर्वर्स भी अगर आप नीचे देखोगे तो आपको और ऑप्शन है, मोर पे क्लिक करोगे तो इधर भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आपके पास सेव डेटा सोर्सेज भी है। अगर आप फाइल्स की बात करें तो देखो एक्सेल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, जेसन हो गया। तो वैसे मोस्टली टेक्स्ट CSV यूज होता है या फिर एक्सेल फाइल है जो लोग यूज़ करते हैं। मैंने तो ये छोड़ के बाकी फाइल्स कभी इंपोर्ट नहीं की। टू द मैक्स मैंने किसी सर्वर को कनेक्ट किया है बस, बट फाइल्स मोस्टली यही इंपोर्ट की जाती है। हम लोग भी एक सेव्ड डेटा सेट है हमारे पास, उससे इस्तेमाल करेंगे जो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। उस पर अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे गाइस, ये देखिए 2 सैम्पल्स है मेरे पास। तो सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा हम लोग ओपन कर लेते हैं और देखिए जस्ट लाइक दैट ये मेरा इंटरफेस में ये चीज़ें ओपन हो गई है। देखिए ये ऐसा उसका इंटरफेस है। ठीक है, और अगर आप अब उसे कंपेयर करेंगे आपके पावर बीआई के साथ तो आपको सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। देखिए ये पावर बीआई का इंटरफेस है, ये आपके टैबलू का है। टैबलू में देखिए इस तरफ आपका जो कस्टमर डेटा सेट है, मतलब मैंने कुछ एक सुपर स्टोर वाला डेटा सेट इंपोर्ट किया था, वही डेटा सेट है और उसमें ये सारे फील्ड्स है जिसके ऊपर हम लोग ऑपरेट करेंगे। इसमें डायमेंशंस और मेजर्स भी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, बट आपको दिखा दूं कि पावर बीआई में भी इंटरफेस एग्जैक्टली सेम है। देखिए यहाँ पे आपको ये सब मिल गया। अगर आप पावर बीआई पे जाओगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस इस तरफ आएंगे फील्ड्स में नज़र, बट उसके लिए पहले आपको एक डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट इंपोर्टेड नहीं है मेरे पास, तो मैं कोई एक्सेल या फिर कोई टेक्स्ट CSV ले लूँ। तो गाइज रिसेंटली मैंने एक पावर बीआई के IPL वाले डेटा सेट पे मैंने काम किया था, तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैचेस वाला ही ले लीजिए आप। देखिए ये कहता है कि लोड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक्शंस आप यहाँ कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ लोड कह लेता हूँ मैं, और जैसे मैं इसको लोड करूँगा तो ये जो मेरा डेटा सेट है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वो इंपोर्ट कर लेगा। तो ये गेट डेटा वाला ऑप्शन है, इसमें भी मोर पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे गाइस। ऐसे बहुत कम डेटा सोर्सेस होंगी जो टैबलू या पावर बीआई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें एक फ़र्क है, टैबलू में हमें सारा डेटा लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा था, यहाँ पे हमें सारा डेटा राइट हैंड साइड में मिल रहा है। आपको डेटा को विजुलाइज करना है, इधर क्लिक कर लीजिए, आपको डेटा ऐसे विजुअली नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके टेबल फॉर्म में डेटा आ गया है। ठीक है, ये इनका कैनवस है जहाँ पे हम लोग सारे विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हैं। कैनवस नहीं, इसे रिपोर्टिंग स्पेस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सारे विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं। सिमिलरली ये सारे विजुअलाइजेशंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। अगर टैबलू की बात करें, वापस आ जाते हैं। टैबलू में भी देखिए सारे विजुअलाइजेशंस इधर है, आपके पास ऑप्शंस है जिसको यूज करके आप विजुअलाइजेशंस कर सकते हो। थोड़ा विजुअलाइजेशन करने के तरीके अलग है।
अब कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। पावर बीआई में देखिए, अगर मैं कोई चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि अज्यूम कर लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ सिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इधर एक विजुअलाइजेशन जनरेट कर देता है। अभी उसने बाय डिफ़ॉल्ट समझ गया है वो कि मैप विजुअलाइजेशन, जियो स्पाशियल विजुअलाइजेशन यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये आईपीएल का डेटा सेट है गाइस, तो सारे इंडिया वाली इंफॉर्मेशन ज़्यादा नजर आएगी। ये देखिए कुछ इधर भी है जैसे कि साउथ अफ्रीका और इधर अबू धाबी के साइड इंडिया के मैचेस हो चुके हैं, तो इसलिए ये लोकेशंस भी दिखा रहा है कि इन सिटीज़ में हुआ है करके, है ना। इसको अगर आपको किसी और के साथ कंपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब ये डेटा तो मैं इधर छोड़ दूँ, मुझे कुछ और दिखाना था, इसलिए ये डेटा बहुत रेलिवेंट नहीं है। टॉस विनर करके एक डेटा सेट में उठाता हूँ, ठीक है। ये टॉस विनर करके है, इसे मैं इधर डालता हूँ, ठीक है, और इसको मैं बार ग्राफ में देखता हूँ। अब ये तो अच्छा इसके लिए ये नहीं है, ग्राफ नहीं है तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ आएगा, इसे रिमूव कर लूँ मैं। इसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। टॉस विनर को लेके मैं वैल्यूज़ में डालूँ तो आपको वैल्यूज़ नज़र आएगी, दिख रही है वैल्यूज़, तो ये आपको विजुअलाइजेशन ये करके दे रहा है। तो यहाँ डिफरेंस क्या है गाइस, ये जो है अगर मैं चीज़ें सेलेक्ट करूँ तो वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगी अगर वो विजुअलाइजेशन सेलेक्टेड है, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आके भी विजुअलाइजेशन चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। अगर आप टैब्लू की बात करो तो ये थोड़ा फंक्शनिंग इससे अलग है। कैसे, मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए पहले हम लोग ना टैब्लू के इंटरफेस से वाकिफ होते हैं, समझते हैं कि टैब्लू का इंटरफेस फंक्शन कैसे करता है, और इसके ऊपर हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे उन चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस टैब्लू में अगर बात करूँ तो मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा दूंगा कंपेयर करके पावर बीआई के साथ, बट पहले इसके इंटरफेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारा मेन विषय है इस कोर्स का। तो गाइस देखिए, इस तरफ आप देख रहे हो कुछ चीज़ें ब्लू कलर में जिनके ऊपर मैं अभी सेलेक्ट करके क्लिक कर रहा हूँ, है ना। हवर करूंगा तो ब्लू कलर नजर आएगा, मैं स्क्रॉल करूं नीचे, अब देखिए ये ग्रीन कलर है। आपने पढ़ लिया, यहाँ पे मेजर नेम लिखा है, बराबर है। तो गाइस हमारा डेटा जो है वो दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है, एक होते हैं आपकी डायमेंशंस, दूसरा होता है आपका मेजर। तो डायमेंशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि सिटी का नाम हो गया, अब मेरे पास एक कॉलम है जिसमें मैंने सारा सिटी नेम्स डाल रखे हैं, तो ये सिटी नेम जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसे मैं डायमेंशन कहूँगा। हमारा मेजर्स जो होते हैं, जो ग्रीन कलर में होते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और वो न्यूमरिक होते हैं। जैसे सिटी का टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ 15 डिग्रीज टेम्परेचर है लंदन का, बराबर है। तो लंदन बेसिकली एक सिटी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये 15 डिग्रीज टेम्परेचर है लंदन का। तो बेसिकली मेरे मेजर को सर्वाइव करने के लिए उसको एक दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ज़रूरत होती है जिसके ऊपर ये डिपेंड हो सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेजर। मेजर एक काउंटेबल यूनिट होती है, जैसे कि सेल्स फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, ये हो गए आपके मेजर्स, ठीक है। तो गाइस हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आपने देखा कि टैब्लू स्मार्ट है, वो खुद ही डेटा को मेजर्स और इसमें क्लासिफाई कर देता है। और एक चीज़ नोट कीजिए गाइस, यहाँ पे आपके डेटा के ऊपर ऑर्डर डेट जो है उसे कैलेंडर वाला साइन नजर आ रहा है, ऑर्डर आईडी ABCQ, क्योंकि वो स्ट्रिंग में है। तो जो भी आपका डेट है उसे वो कैलेंडर में दिखाएगा। डेट एंड टाइम फॉर्मेट में अगर होता ये डेटा सेट तो इसको कैलेंडर के साथ एक छोटी घड़ी दिखा देता साइड में यहाँ पे, पर इस केस में सिर्फ कैलेंडर दिखा रहा है। ABC ऑर्डर आईडी जो स्ट्रिंग या टेक्स्ट में होगी इसलिए वो ABC के फॉर्म में है। शिप डेट अगेन डेट वाला कैलेंडर दिखा रहा है आपको। अगर आप और स्क्रॉल करें तो शायद आपको कुछ नंबर्स भी नजर आ जाए इसमें। प्रॉफिट तो बिनिंग कर रखा है उसने इसलिए वो अलग ही फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। हैश जो है गाइस वो आपके इंटीजर्स को इंडिकेट करता है, नंबर्स को इंडिकेट करता है रादर, तो वो आपका होल या ये हो सकता है, ठीक है। और अगर आप बुलियन वैल्यूज भी होती है इसमें ट्रू और फॉल्स, तो वो T/F के हिसाब से आपको दिखा था, बट शायद इसमें वो वैल्यूज है नहीं, तो अभी हम लोग उसको नहीं देख सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ आ गया। आगे बढ़ते देखते इसमें विजुअलाइजेशन कैसे चलता है। तो चलिए हम लोग ना क्या करते हैं, ऑर्डर डेट डाल देते पहले। तो यहाँ पे आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो डेटा को, पर वो जाएगा इधर, है ना। जैसे हमने किया था पावर बीआई में, क्या होता है आप सेलेक्ट करते हो, इसमें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो ईयर डेट उसने यहाँ पे ले लिया बाय डिफॉल्ट। अब मैं डालता हूँ इसमें
मेरे कुछ और फीचर क्या डाले इस बार हम, चलिए डालते सेल्स। आ गए सेल्स, समझ गया। तो बेसिकली इसने साल बाय साल का मेरे सेल्स दे दिए मुझे। यहाँ भी डाल सकता हूँ मैं, डालना है तो वो अपने आप ग्राफ बना लेगा गाइस, उसे बताना नहीं पड़ेगा कौन सा ग्राफ बनाना है। अगर मुझे ये ग्राफ नहीं पसंद आता है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, तो उसने स्टैक्ड अप बार चार्ट बना दिया है इस केस में, ठीक है। तो बेसिकली आप ईयर को इधर डाल लीजिए, तो आप कॉलम में एक फील्ड चला गया, रोज में एक फील्ड चला गया, तो उसने मेरे लिए एक बार ग्राफ बना दिया सीधा सीधा, है ना। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक ही डायमेंशन थी, इस बार दो डायमेंशन है, तो एक्स और वाई कॉलम्स में उसने वो डेटा दिखा दिया। तो गाइस देखा आपने विजुअलाइजेशन करना कितना आसान होता है। अगर आप टैबलू या पावर बीआई जैसे टूल्स की बात करें तो पावर बीआई में भी ये सब आप कर सकते हो। अगर मैं पाई चार्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे पाई चार्ट वाली इन्फॉर्मेशन दे देगा विद इन जस्ट अ मिनट। इधर आ जाओ वापस तो ये इन्फॉर्मेशन देगा, बट ये जैसे मैंने कहा आपको इसको उठा के इधर डालना होगा। आगे इन्फॉर्मेशन साफ है, सब कुछ क्लियर है। तो मेरे कॉलम्स में मेरी डेट आ गई है, ठीक है, और मेरे रोज में मेरे प्रॉफिट्स आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे मेरे कॉलम्स में जो है मुझे कैटेगरीज भी चाहिए। तो अगर मैं कॉलम में कैटेगरीज डालूं तो इन्फॉर्मेशन सही रहेगी क्या, चलो चेक कर लेते हैं, नहीं तो चेंज कर लेंगे डेटा। देखिए डाल दिया मैंने। तो अब कॉलम में साल के हिसाब से मुझे मेरी कैटेगरीज भी मिल गई। तो गाइज मैं कह रहा था कि आप किसी भी डेटा में ड्रिल कर सकते हो। मैंने क्या किया, उसको कॉलम से उठा के मैंने रोज में डाल लिया। तो अब देखिए ईयर तो रह गया मेरा बराबर है, बट मेरी जो कैटेगरीज है वो रो के हिसाब से डिवाइड हो गई, है ना। तो जो आपका डेटा है आप उसके साथ ऐसा खेल सकते हो जैसे आपको चाहिए, जैसे आपकी ज़रूरत है। इस बार पर मेरा जो ये है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एक्सिस बदल गई है गाइज उसकी। तो अगर मुझे एक्सिस मेरे इसकी चेंज करनी है, मैं अगर यहाँ पे एक साइन होती है इसको क्लिक करूँ, देखो तो अब क्या हो गया, वाई पे मेरे 16 आया, 17 आया। तो गाइस डिपेंडिंग कि आपका विजुअलाइजेशन कैसे आपको सही इन्फॉर्मेशन देगा, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पे क्या डालना है और कैसे आपको उसके कलर्स चेंज करने हैं, किस डेटा को आप फिल्टर करना चाह रहे हो, कितना फिल्टर करना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आप फिल्टर कर सकते हो। आपको अगर एक एग्जाम्पल दूँ मैं, तो मेरा ईयर डेट को मैं उठा के अगर फिल्टर्स में डालूँ और मैं कहूँ कि ईयर्स में मुझे सिर्फ 2016 और 17 का डेटा दिखाए, तो मुझे सिर्फ 16 और 17 का डेटा दिखाएगा, बराबर है। अगर इसको मैं यहाँ से मतलब इसको निकाल लूँ यहाँ से, इसको वापस मैं इधर डाल लूँ, तो मेरे चारों सालों को आपस ही इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब गाइस जैसे मैंने बताया था कि आप ड्रिल डाउन कर सकते हो। आपको लगता है कि कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है, इस केस में आप क्या करोगे। इस केस में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अज्यूम कर लीजिए सब कैटेगरीज की भी। आ गया, सब कैटेगरी में आपका पूरा डेटा आ गया। अब ये विजुअलाइजेशन कुछ अच्छा नहीं जम रहा है इस केस में। मैं कैटेगरी को नीचे ले लेता हूँ, सब कैटेगरी को भी मैं नीचे ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं मेरे ईयर डेट को ऊपर डाल देता हूँ और सम ऑफ सेल्स को भी ऊपर डाल देता हूँ। और अब इसको मैं मेरा एक्सेस चेंज कर लेता हूँ। देखो तो आपको जितना खेलना है आप उसके साथ ऐसे खेल सकते हो, ठीक है, कि कैसे आपको किस डेटा को किधर मूव करना है। सम ऑफ सेल्स को अगर नीचे ही रखूँ मैं तो थोड़ा विजुअलाइजेशन मेरे लिए बेटर हो जाता है। बट अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद मेरे लिए ज़रूरी ना हो, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास जो हो रहा है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और मेरे जो सब कैटेगरीज है अब मुझे वो बेटर नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने उसको ऊपर वाले फील्ड में मूव कर दिया है। इसमें फिर भी क्या हो रहा है ना गाइस, साल में साला इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जो मेरी कट रही है। अब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन शायद ना चाहिए हो, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, फिर से मैं मेरे सब कैटेगरी को नहीं, सब कैटेगरी नहीं, मेरे ईयर ऑफ डेट को उठा के फिल्टर्स में डालूंगा, उसमें ईयर्स में जाऊंगा और अब मैं सेलेक्ट करूंगा 2 ही साल।
देखिए तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बेटर मुझे नजर आ रही है। अब गाइस फिर भी देखो इसके ऊपर मैं हवर करूँ तो मुझे पूरी वैल्यूज मिलेगी। अज्यूम कर लीजिए मुझे हवर नहीं करना है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहिए, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो इस केस में गाइस यहाँ पे देखिए एक मार्कर करके ऑप्शन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके इसके ऊपर मिल जाएगी तुरंत। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको यही के ही आप उसको देख सकते हो, उसके साथ आप फिल्टर कर सकते हो। तो गाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप मल्टीपल विजुलाइजेशंस क्रिएट करो। एक शीट मेरी कंज्यूम हो गई है, मैं और भी शीट्स के साथ आपको कुछ डेटा विजुलाइजेशन करके दिखाऊंगा। उसके पहले हम लोग ना ये जो डेटा है जो बहुत टेस्टलेस लग रहा है, इसको ना हम लोग थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। बट एक गलती हो गई है, सब कैटेगरीज को इधर ही रहने देते हैं, फिर से सब कैटेगरी को उठाते हैं और कलर्स में डालते हैं। देखिए अब ये थोड़ा कलरफुल लग रहा है और इसे भी बंद कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी ही अच्छी लग रही है हवर वाली। तो गाइज ये देखिए आप ये फिल्टर कलर्स मैंने डाल दिए, आप फिल्टर करके इसके कलर्स भी और बदल सकते हो। कोई स्पेसिफिक कलर्स चाहिए तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपको आपके विजुलाइजेशन कैसे दिखाने। अब एक विजुलाइजेशन से तो हर बार काम नहीं होता, चलिए हम लोग आगे जाते हैं। ठीक है, एक और वर्कशीट बनाते हैं। ठीक है, और इस बार इस वर्कशीट में कोई और डेटा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास हमारे कैटेगरीज है, उसको मैं डाल लूँ रोज में। ठीक है, 3 कैटेगरीज है और तीनों कैटेगरीज के हिसाब से मुझे प्रॉफिट हुआ है कुछ। ठीक है, विजुलाइजेशन में चेंज कर लूँ इसकी, देखिए इतना इतना प्रॉफिट है। मैं इसको किसी और विजुलाइजेशन में भी देख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे बेसिकली मेरा जो विजुलाइजेशन है उसको अलग तरीके से देखने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए आप सेट्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ और एडिशंस करने तो वो भी आप कर सकते हो। इसी डेटा को अगर मुझे थोड़े और अलग तरीके से देखना होता गाइस, ये पे इसका साइज है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना, तो और थोड़ा क्लियरली ये नज़र हमको आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको थोड़ा और छोटा कर दूं मैं। ये ठीक है। ठीक है, तो गाइज इसमें अगर मैं सब कैटेगरीज और डालूँ वापस, अभी के लिए नहीं, तो देखिए गाइज इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो, पर ये आपके लिए कोई बेस्ट विजुलाइजेशन है नहीं, तो इसको निकाल दो अभी के लिए। इसे रिमूव करते हैं हम लोग। तो गाइज 2 विजुलाइजेशंस हो गए हमारे पास, और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लोकेशन करके एक है हमारे पास जो फील्ड है ऊपर, मैं स्क्रॉल करूँ और तो स्टेट सिटी वाइज भी डेटा है मेरे पास। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे स्टेट वाले फील्ड को उठाकर हम लोग इधर डाल देते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग एक नई शीट बना लेते हैं और अब इसको हम स्टेट डाल देते हैं हमारा ऐसे। इसने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया क्वेरी इंप्लीमेंट करने को। तो देखिए गाइस यूनाइटेड स्टेट में जो जो अपने स्टेट्स है सब यहाँ अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। आप चाहो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपको एक जियो स्पाशियल डेटा भी इसके ऊपर मिल गया है। तो आप चाहो तो ऐसे भी एक अलग व्यू बना सकते हो। इट डिपेंड्स गाइस कि आपको कैसे व्यूज चाहिए, कैसे उसमें डिटेलिंग चाहिए, तो वो आपके हिसाब से अलग रहेगा। कॉलम्स और फील्ड्स में देखिए गाइस लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड उसने जनरेट किया है इस विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये जो टैब्लो की मैं बात कर रहा था कि वो स्मार्ट है, वो अपने तरीके से कुछ डिसीजंस लेता है और वो ऐसे उन डिसीजंस को लेता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया गाइस। हम लोगों ने और एक चीज़ के बारे में बात की थी, वो थी हमारी रिपोर्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा रिपोर्ट्स के ऊपर भी चर्चा करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि पावर बीआई में कुछ चीज़ें कैसे परफॉर्म की जाती है ताकि आप उनको कंपेयर कर सको। तो वैसे पावर बीआई में एक फीचर ऐसा है कि आपको मल्टीपल विजुअलाइजेशंस एक पेज पे क्रिएट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कंपेयर टू टैब्लू। अब देखिए मैंने 2-3 विजुअलाइजेशंस बहुत आसानी से कर लिए थे यहाँ पे, और
कुछ और फंक्शनलिटीज़ में मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने आपको टैब्लो में नहीं दिखाई, वहाँ भी की जा सकती है, बट अब यहाँ दिखा देता हूँ अगर हम लोग आ गए हैं तो। जैसे कि इसमें कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन इधर आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप ये ग्राफ काफ़ी अच्छा नहीं है तो मुझे बदलने दीजिए इसे। पहले तो मैं एक नया ग्राफ सेलेक्ट करता हूँ ये, और इसमें मैं डालता हूँ टॉस विनर। और मैं इसमें वैल्यूज आर फील्ड में इसको मैं डाल देता हूँ। तो इसकी तो ज़रूरत है नहीं मुझे अभी के लिए, ये गलती से क्लिक हो गया तो इसे इग्नोर करें। इसे रिमूव कर रहा हूँ मैं, इसे भी रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ी जगह और मिले, है ना। तो गाइज देखिए टॉस विनर मेरे पास एक आ गया है फील्ड यहाँ पे। तो बेसिकली कौन से टीम ने टॉस जीता था आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखिए मुंबई इंडियंस ने 98 टाइम्स टॉस जीता, ऐसा कह रहा है। 92 टाइम्स कोलकाता नाइट राइडर्स, और चेन्नई सुपर किंग्स 89 टाइम्स, ऐसा कुछ इसने डेटा दिया है टॉस को लेके, ठीक है। वैसे अगर आप और टेबल्स भी बनाए तो आप बना सकते हो यहाँ पे, बट मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि इन सारे चीज़ों में आप जो है आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। अब इधर आ गए हम लोग, तो इसमें देखिए मैं कोई इमेज सर्च करता हूँ, आईपीएल ही सर्च कर लेते हैं हम लोग। ये हमारी कप की इमेज है आईपीएल के। सेव इमेज एज, मैं सीपी वाले फोल्डर में से सेव करता हूँ आईपीएल, और यहाँ जाके हम लोग इमेज को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इस विजुअलाइजेशन में भी ऐड कर सकते हो आप, बैकग्राउंड में भी ऐड करनी तो आप ऐड कर सकते हो इमेजेस को, ठीक है। तो आइए इधर प्लॉट एरिया में जाइए और उसमें ऐड इमेज कीजिए। तो गाइज वो मेरा फोल्डर जो था वो सीपी में थी वो इमेज, कहीं तो बॉटम में एकदम होगी, ये देखिए। और जस्ट लाइक दैट गाइज वो इमेज यहाँ ऐड हो जाएगी, देख रहे हो। ये इमेज को मैं, ये थोड़े इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं था इसलिए अजीब दिख रहा है, इसका आप ट्रांसपेरेंसी भी कम ज़्यादा कर सकते हो ताकि आपका जो आगे का पार्ट है वो आप हाईलाइट कर सको, देख रहे हो। वो पूरी तरह मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, हाफ रखूँ तो थोड़ी बहुत नज़र आएगी, देखा। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। अब इसमें गाइज मैं अगर मेरा डेटा डैशबोर्ड पे डालता हूँ तो मुझे पहले इस चीज़ को सेव करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मैंने कुछ चीज़ें सेव कर रखी, मैं वही ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसे आप ओपन करोगे तो वो पावर बीआई सर्विसेज में ओपन होगा, और तब आपको आपके डैशबोर्ड को एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आप इन सारी चीज़ों पे आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। तो पावर बीआई सर्विसेज भी लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसे हो जाने दीजिए एक बार। ओके, काफ़ी समय लगा रहा है लोड होने के लिए, कोई नहीं। मीनवाइल हम लोग इधर चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। इसे हम लोग इनिशलाइज होने देते हैं, है ना, ऐसे ही। तो गाइस हम लोग पावर बीआई में जब डेटा विजुलाइज करते हैं तो होता क्या है ना, हम लोगों को बेसिकली उसको पहले पब्लिश करना होता है। पब्लिश करने के बाद रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज में ओपन होती है, वहाँ पे आपको आपके डैशबोर्ड्स का ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन सर्विस है वो। तो वहाँ पे आप आपके सारे डैशबोर्ड्स को विजुलाइज कर सकते हो, नए डैशबोर्ड्स बना सकते हो। पावर बीआई का ये फीचर था। अगर टैब्लो की बात करो तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है न्यू डैशबोर्ड, क्लिक कर दिया मैंने, ये ओपन हो गया आपका डैशबोर्ड। तो गाइज यहाँ पे आप आपका सारा डेटा डैशबोर्ड को डाल सकते हो। देखिए 3 शीट हमने बनाई है, बराबर है। तो गाइज ये अभी टाइल्ड व्यू में, मैं बताता हूँ टाइल्ड व्यूज क्या होती है, उसकी चिंता ना करें। पहले ये देखिए कि यहाँ पे आपका जो लेआउट है उसमें आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे उसे यूज़ करो। ये तो गायब हो गया है, चलो कोई नहीं, इसको मैं रीओपन करता हूँ, नया वाला आ गया। हाँ, तो बेसिकली गाइज इसमें अगर आप देखोगे तो आपको डिवाइस का प्रीव्यू कैसा है वो आप चूज़ कर सकते हो। फ़ोन चाहिए आपको, आप और भी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा प्रीव्यू इसके लिए चाहिए। तो ये फ़ोन प्रीव्यू होता तो ऐसा दिखता, डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू आपके लिए वो ऐसे आपको वो नज़र आएगा, ठीक है। तो
ये आपका प्रीव्यू का हो गया। प्रीव्यू को छोड़ के गाइस यहाँ पे आप वर्जन चूज कर सकते हो कि डेस्कटॉप में देखना है आपको, उसका कॉन्फ़िग क्या रहेगा, जिसके हिसाब से आपका ये विजुअलाइजेशन आपको नजर आएगा इधर डैशबोर्ड में। तो फोन पे आपका लेआउट अलग रहता है, इसलिए हम लोगों ने अभी के लिए डेस्कटॉप चूज किया है। और जैसे मैंने बताया ये आपका टाइल्ड व्यू है। टाइल्ड व्यू में क्या होता है ना गाइस, जब मैं कोई चीज से उठाता हूँ और इधर ड्रॉप करता हूँ तो देखिए वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर चाहूँ तो मैं उसको जो है ऐसा कम ज़्यादा ड्रैग ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, है ना। ये एक हो गया। अब दूसरा इसमें आपको जो ऑप्शन है, इसको मैं क्लोज कर दूं, वो है फ्लोटिंग। अगर मैं फ्लोटिंग पे क्लिक करूं तो गाइस अब देखिए, अब मैं इसको इधर ड्रॉप कर रहा हूं, है ना। फ्लोटिंग में उसको आप ऐसे मूव कर सकते हो जहां आप चाहो वहां। तो ये फीचर आपको यहाँ पे एक अलग से मिल रहा है आपके डैशबोर्ड के साथ, ठीक है। अब ये कुछ उसके साथ कैटेगरीज है जो अटैच्ड है, ये जो इन्फॉर्मेशन है सारे कैटेगरीज के बारे में जो मैंने ऐड की थी। तो आपको इसे चाहिए तो आप रखो, वरना क्लोज भी कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी कैसे होता है ना गाइज, आप जो स्पेस यूज कर रहे हो वो पूरी तरह आपको उसका फ्रीडम भी चाहिए होता है कि उसे कैसे यूज करो, कहाँ यूज करो। तो इसलिए मैंने वो हटा दिया ताकि इन चीज़ों पर मैं थोड़ा और देख सकूँ। अगर इस पे ऊपर क्लिक करूंगा मैं तो वापस वो मुझे पहले शीट में लेकर आएगा जहाँ से मैंने ये डेटा उठाया है। शीट 1 था ना, हाँ यही से, ठीक है। तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है। ये पब्लिश करने के बाद गो टू शीट वाला ऑप्शन आपको काम में आता है, क्योंकि फिर आप शीट में वापस जा सकते हो, ठीक है। दूसरा है, हम दूसरा भी विजुलाइजेशन यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। और तीसरा भी डाल लेते हैं एक बार। अगर उसको आप डाल दोगे उसके बाद में गाइस आपके पास ऑप्शन होता है, ये जो आपका डैशबोर्ड है इसको आप लोगों को शेयर कर सकते हो, बाकी लोगों के साथ आप इसको बांट भी सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे आप डैशबोर्ड्स भी बना सकते हो। इधर मैं वापस आऊँ गाइस, अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिश वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देता हूँ मैं, ताकि वो आसान, पर ये साइन इन मांग रहा है गाइस, तो मुझे मेरे डिटेल्स डालने पड़ेंगे जो अभी है नहीं मेरे पास। तो मैं आपको इसके डैशबोर्ड की फंक्शनिंग नहीं दिखा सकता, बट मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको ये डैशबोर्ड कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है, कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो यहाँ की आपको समझ आ गई है, मतलब पावर बी आई से रिलेटेड। बट सिंस पावर बी आई अपना मेन टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और डोंट सेव मैं इसको कह देता हूँ। पर टैबलू की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं और डैशबोर्ड के साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कैसे उन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने देखा कि ये रिपोर्ट्स कैसी बनती है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, काफ़ी सारे इसमें और फीचर्स भी है गाइस। आप अगर चाहो तो आपका जो टैबलू है उसके ऊपर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक एनालिसिस भी कर सकते हो। अगर आप इधर देखो तो आपको विजुअलाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप अलग अलग चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, अलग अलग मैप्स यूज़ कर सकते हो। देखिए इसे बॉक्स प्लॉट कहते हैं गाइस। ये आउटलायर एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, जो लोग डेटा साइंस में काम करते हैं या फिर डेटा एनालिसिस में काम करते हैं या फिर स्टेटिस्टिकल चीज़ों में काम करते हैं, तो उन्होंने आउटलायर एनालिसिस के बारे में सुना होगा। तो ये जो बॉक्स प्लॉट की जो एजेस वाली लाइन होती है उसके बाहर जो भी डेटा रहेगा वो आउटलायर होता है, उसे हम इस्तेमाल नहीं करते। तो वो प्लॉट्स भी आपको, वो चार्ट्स भी आपको ये इंस्टेंटली बना के देता है। देखिए और बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है। एरिया चार्ट्स अगर आपको चाहिए तो वो बना सकते हो, लाइन चार्ट्स है, आपके पास ट्री मैप्स है जो काफ़ी यूज़फुल होती है ना। वैसे ही हीट मैप्स है जो कुछ स्पाइक्स को नोट करने में हेल्प करता है आपकी। तो काफ़ी सारे ऐसे विजुअलाइजेशन है जो आप लोग कर सकते हो, जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टैबलू को और एक्सप्लोर करें और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, और आपकी जो जर्नी है विजुअलाइजेशन वाले वर्ल्ड में उसे कंटिन्यू रखें। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो अगर हम लोग समरी की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत है। फिर हमने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हम लोगों ने देखा कि कौन से अलग अलग डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं मार्केट में, और फिर हमने टैबलू के ऊपर रुख मोड़ा, देखा कि टैबलू क्या करता है, क्या किया जा सकता है। फिर हमने बात की कि टैबलू आर्किटेक्चर क्या है, कैसे वर्क करता है। कुछ टैबलू के डेटा टाइप्स देखे हमने, और हम लोगों ने देखा कि टैबलू को इंस्टॉल कैसे करते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे वर्क करते हैं टैबलू में। और उसी के बाद हम लोगों ने ये सेशन को, इस कोर्स को हम लोगों ने ख़त्म किया ये देखते हुए कि टैबलू के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली विजुअलाइजेशंस कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड्स हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कोर्स आपको पसंद आए। थैंक यू।
मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें हज़ारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें और हम लोग उन पे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।